नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सारण हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो YouTube पर चल रही हैं, उसमें जो विज्ञान विषय उसका टॉपिक है, चैप्टर है वो लाइट, प्रकाश। उसमें हमने कल पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर हमने कल दो शर्तें पढ़ी थी। पहली शर्त तो ये थी कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। दूसरी शर्त ये थी आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होगा। यदि ये दो शर्तें फॉलो हो रही हैं तो जो प्रकाश की घटना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। 2 नंबर हमने ये पढ़ा था कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इनका उपयोग क्या है या ये घटना कहाँ देखी जा सकती है। हीरे का चमकना, टूटे हुए शीशे का चमकना, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना, प्रकाशित तंतु इनमें मृग मरीचिका का दिखाई देना यानी मृग तृष्णा का दिखाई देना, ये सब के सब किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और फिर हमने पढ़ा था जो क्रांति कोण है आईसी, क्रांति कोण व अपवर्तनांक के मध्य संबंध, इस साइन आईसी का मान म्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है या एम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से हमने निकाला था कि जो क्रांति कोण होता है वो समानुपाती होता है, आईसी समानुपाती होता है लैम्डा के, समानुपाती होता है वेग, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसके लिए क्रांति कोण का मान ज्यादा और जिसके तरंग दैर्घ्य कम होगी उसके लिए क्रांति कोण का मान कम होगा। इसीलिए बोला गया था बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग का क्रांति कोण कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। आज हम बात करेंगे दर्पण की। दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है? देखिए, मिरर, दर्पण। दर्पण वही है जो हम घरों में देखते हैं, हमारी शक्ल देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, नाई की दुकान में देखते हैं, वही दर्पण यानी मिरर। मिरर क्या है? यदि कोई कांच की पट्टिका, कोई भी कांच की पट्टिका है, जैसे मैंने एक कांच की पट्टिका और इस कांच की पट्टिका के एक साइड, किसी भी एक साइड परावर्तक पदार्थ, सिल्वर या निकल का लेप कर दिया जाए। इनका लेप कर दिया जाए, परावर्तक पदार्थ या सिल्वर या निकल का लेप कर दिया जाए। तो इस प्रकार से बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। आप इस साइड में कर सकते हो या आप इस साइड में। अब ये लेप क्यों करते हैं? लेप क्यों करें? लेप करने पर ही दर्पण क्यों बनता है? तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं कांच की पट्टिका लेता हूँ, इस पर किसी प्रकार का लेप नहीं किया गया किसी भी परावर्तक पदार्थ की, तो प्रकाश की किरणें आती हैं और गुजर जाती हैं, यानी पारदर्शी है और प्रकाश की किरणें से आर पार गुजर जाती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनका रिफ्लेक्स नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है और बिना परावर्तन के प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसलिए इन किरणों को रोकने के लिए यदि यहाँ पे परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए, सिल्वर या निकल का लेप कर दिया जाए, तो ये प्रकाश की किरणें इधर से गुजरने की बजाय यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो यदि किसी कांच की पट्टिका पर परावर्तक पदार्थ सिल्वर या निकल का लेप कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। तो आप दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। दर्पण क्या है? किसी
कांच की पट्टिका की एक भाग पर परावर्तक पदार्थ सिल्वर या निकल का लेप करने पर बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। दर्पण कहलाती है। आप देखिए दोस्तों, ये तो सतह है, यहाँ पे तो परावर्तक पदार्थ का लेप करना है, जो भी परावर्तक पदार्थ, और ये जो सतह है यहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, तो इस सतह को परावर्तक सतह बोला जाता है। कौन सी सतह बोला जाता है? परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह, जैसे यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आई, टकरा कर वापिस उसी माध्यम से, तो ये जो सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो परावर्तक सतह कहलाती है। और दूसरी तरफ किसका लेप किया गया है? परावर्तक पदार्थ का लेप किया गया है। तो दर्पण के अंदर दर्पण दो टाइप के होते हैं। मिरर है वो दो तरीके का होता है। उसमें देखिए वो दो प्रकार कौन से मिरर के? एक तो है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है वो दो टाइप का होता है, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं। यानी एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो टाइप के दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इन दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण वह होता है जिसमें किसी समतल कांच की पट्टिका, समतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी समतल कांच की पट्टिका, जैसे ये समतल कांच की पट्टिका है, इसके एक साइड में परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो इस प्रकार बना दर्पण कौन सा कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, और इसके आधार पर इसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिवाइड किया गया है। इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनके उपयोग क्या होते हैं, और इनमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वो हम गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करूंगा प्लेन मिरर की, जिसमें से पिछली रीट एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था। और प्लेन मिरर से क्वेश्चन साधारणतः पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, पटवारी की हो, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो। जिसमें भी ऑप्टिक्स का जो टॉपिक लगता है उसमें प्लेन मिरर का बड़ा महत्व है समतल दर्पण का। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देखें। तो सबसे पहले बात करें प्लेन मिरर की। आप दर्पण के प्रकार को लिख सकते हो, एक नंबर पे समतल दर्पण, दो पे गोलीय दर्पण, या डायग्राम बना सकते हो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मिरर के अंदर हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। डेफिनेशन होगी हमारी प्लेन मिरर की। यदि किसी समतल कांच की पट्टिका के एक तरफ परावर्तक पदार्थ सिल्वर या निकल का लेप कर दिया जाए तो ऐसा दर्पण जो कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले मैं समतल दर्पण के बारे में बात करता हूं कि जो समतल दर्पण होता है उसमें बिंब की दूरी या बिंब की ऊंचाई, बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी।
कैसे? समतल दर्पण के अंदर बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, 2 नंबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब आभासी, सीधा व पार्श्विक उल्टा बनता है, पार्श्विक उल्टा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, व पार्श्विक उल्टा बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर सीधा भी आ गया और पार्श्विक उल्टा भी आ गया, दोनों एक साथ कैसे? तो इसका पार्श्विक उल्टा का मतलब ये है कि जो दायां भाग है, दायां भाग बायां व बायां भाग दायां दिखाई देता है, ये होता है पार्श्विक उल्टा। जैसे ही हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है, जैसे पॉकेट है, वो इस साइड में, जो प्रतिबिंब होगा उसमें इस साइड में दिखाई देगा, यानी दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक उल्टा, हालांकि है सीधा लेकिन पार्श्विक उल्टा का मतलब जो पार्ट है प्रतिबिंब के, दायां भाग बायां दिखाई देना और बायां भाग दायां दिखाई देना, ये पार्श्विक उल्टा। तो ये भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो सदैव आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, आभासी है, सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। आप सोच रहे हैं कि सर बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर कैसे हुई और आभासी कैसे बना, सीधा कैसे बना? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं ये प्लेन मिरर लेता हूं, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है समतल दर्पण, और इस साइड में इसके परावर्तक पदार्थ सिल्वर या निकल का लेप किया हो, Ag या Ni का लेप किया। ये इसमें मैं 2 विलंब डाल देता हूं, N1 और N2। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और वस्तु से प्रकाश की किरण चली यहाँ पे आके घूमती है, यहाँ, और आप जानते हो कि ये मिरर बन चुका है, ये परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया गया इसके ऊपर वाली सतह परावर्तक सतह कहलाती, और परावर्तक सतह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का काम करती है। क्या काम करती है? परावर्तित करती है। तो ये प्रकाश की किरण इस दिशा में परावर्तित, दूसरी प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट से चली और यहाँ पे आकर टकराती है। टकराने के बाद में फिर ये भी परावर्तित हो जाती है, ये ऐसे परावर्तित, यानी एक ऑब्जेक्ट है उससे 2 प्रकाश की किरणें चल रही फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समतल दर्पण से टकराती है और परावर्तित हो जाती है। अब इमेज कब बनती है? इमेज तब बनती है जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ये क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे दूर जा रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे, मिलने की कोशिश ही नहीं हो रही है, यानी फैल रही है, पास नहीं आ रही है। तो क्या होगा? ये तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, भविष्य में कभी भी नहीं मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे कहाँ पे? फिर मिलेंगे ये यहाँ, यदि इनको पीछे बढ़ाया जाए, इनको पीछे बढ़ाया जाए, किनको? परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मानो कि आई, मानो कि आई ह्यूमन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति इस चित्र को देखता है, चित्र को देखने का मतलब व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो उनको यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसको इमेज कहाँ पे दिखाई देगी? यहाँ पे दिखाई देगी। अब कुछ सोचिए, यहाँ पे दिखाई दे रही तो ये प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, जहाँ पे प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जहाँ पे आभासी यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती है वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। और
प्रतीत हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी समतल दर्पण से दूरी ये, मैं h मान लूं, ऊंचाई मान लूं, h मान लूं, तो h का मान किसके बराबर है, h डैश के बराबर है। यानी प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब होता है उतनी दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अर्थात समतल दर्पण के अंदर बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी के। प्रतिबिंब आभासी बनता है क्योंकि परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में मिलने की बजाय मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किस साइड में, दर्पण की दूसरी ओर। इसलिए ये जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है। दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है, इसे पार्श्व उल्टा बोला जाता है। ये तो हमारा दर्पण है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति वो कैसी है, और यहां से मैं समतल दर्पण के लिए आवर्तन की बात करूं। समतल दर्पण के लिए आवर्तन यानी आवर्तन को मैग्निफिकेशन m बोलते हैं, और m का मान होता है h डैश बटा h। क्या होता है, h डैश बटा h। और आपने देख लिया कि बिंब की दूरी यानी h, प्रतिबिंब की दूरी h डैश, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा h डैश बराबर है h के, तो m का मान क्या आ जाएगा, h डैश बटा h डैश यानी 1 आ जाएगा, प्लस का मान आ जाएगा, यानी m बराबर +1। ऐसे एग्जाम में आ सकता है। m बराबर +1 से क्या तात्पर्य है, m बराबर +1 से तात्पर्य कि बिंब व प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, बराबर है। यानी जितना बड़ा बिंब है उतना बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। अर्थात जितनी दूरी पर बिंब है उतनी दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब है। इसका मतलब होता है m बराबर +1। और जब m बराबर +1 की बात आती है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। तो m बराबर 1 मैग्निफिकेशन समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है m बराबर 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो आवर्धन क्षमता समतल दर्पण की सदैव क्या होती है, m बराबर 1 होती है, क्योंकि बिंब व प्रतिबिंब समान दूरी पर बनते हैं, ऊंचाइयां समान होती हैं, तो मान कितना आएगा, 1। ये तीन बातें आप लिख सकते हो समतल दर्पण के अंदर। बिंब की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी सदैव बराबर होती है। प्रतिबिंब आभासी सीधा व पार्श्व उल्टा बनता है, क्लिक ले सकते हो। आवर्धन क्षमता h डैश बटा h का मान सदैव 1 होता है। इसके बाद मैं 4 नंबर पॉइंट की बात करूं, बिंदु नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी आप लिख सकते हो 4 नंबर बिंदु। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है, यानी इंफिनिटी। एग्जाम में पूछा जा सकता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 5 मीटर। फोकस दूरी सदैव मीटर में 5 मीटर, 2 मीटर, अनंत, 0। तो फोकस दूरी सदैव कितनी होती है, अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, इंफिनिटी होती है। और जो पीछे वाले नीट एग्जाम में पूछा गया था इंपॉर्टेंट, रीट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आदमकद शीशा, क्या आदमकद, आदमी के कद का आधा, आदमकद शीशा। जैसे ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। क्वेश्चन ये था, हो सकता है उसका मान चलो, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, या 1.5 मीटर लंबाई की वस्तु रखी गई है।
मैं एक समतल दर्पण है, उसके सामने 1.5 मीटर लंबाई की वस्तु को रख रहा हूं और क्वेश्चन में पूछा गया कि जो समतल दर्पण है उसका आकार कितना हो ताकि वस्तु का प्रतिबिंब बराबर दिखे, यानी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे। इस स्थिति के लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ण प्रतिबिंब के लिए पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में तभी दिखाई देगा तो समतल दर्पण की ऊंचाई या लंबाई h/2, यानी जो सामने वस्तु रखी गई है उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। मतलब सीधा सा है, एक 6 फुट लंबा व्यक्ति, एक 6 फुट लंबा व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो बताइए उस व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के या कितनी ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है तो कितनी हो जाएगी 6/2, यानी यदि सामने 3 फीट लंबाई का समतल दर्पण रखा जाए तो उस व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, अर्थात इसे आदमकद शीशा बोल सकते हैं। व्यक्ति के कद का आधा होना चाहिए अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। क्लियर है? फिर हम बात करें 6 नंबर, ध्यान से समझना इसको। 6 नंबर पॉइंट यहां से क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर एग्जाम में आ गया। मैं मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति इस समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिशील, किस वेग से? v वेग से। समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति v वेग से समतल दर्पण की ओर गतिशील है, तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दो टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। समतल दर्पण के सापेक्ष कितने वेग से चलेगा और दूसरा व्यक्ति या बिंब के सापेक्ष कितने वेग से चलेगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है हमारे पास, समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति v वेग से समतल दर्पण की ओर गतिशील है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष किस वेग से गतिशील होगा? तो आपका उत्तर होगा, यदि दर्पण के सापेक्ष पूछा जा रहा है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखना है, जो 6 नंबर कंडीशन है उसमें दर्पण के सापेक्ष पूछ रहा है या फिर बिंब के सापेक्ष पूछ रहा है, बिंब के सापेक्ष पूछ रहा है। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने सब ने रट रखा है कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 2v वेग से आता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो हो सकता है वहां पे व्यक्ति या बिंब की बात नहीं करके दर्पण की बात करता हो और हम टूट पड़े 2v पर, तो फिर नंबर कर सकते हैं। और एक नंबर उन लोगों को जाकर पूछो जो बार बार पॉइंटों से रह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि दर्पण के सापेक्ष बात की जाए तो ऑब्जेक्ट यदि v वेग से गतिशील है तो उसकी जो इमेज है वो भी किस वेग से चलेगी? v वेग से चलेगी। यानी दर्पण के सापेक्ष ऑब्जेक्ट v से चलेगा तो इमेज भी क्या चलेगी? v से चलेगी। आप लिख सकते हो, यदि कोई व्यक्ति या बिंब दर्पण की ओर v वेग से गतिशील है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। दर्पण के सापेक्ष v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। और 2 नंबर,
बिंब के सापेक्ष बात की जाए तो यदि ऑब्जेक्ट विवेक से गतिशील है, यदि ऑब्जेक्ट विवेक से गतिशील है तो इसकी इमेज है वो बिंब के सापेक्ष देखी जाए तो दुगने वेग से चलकर आती हुई प्रतीत होती है। यदि आप बिंब के सापेक्ष देखो तो साथ में विवेक से बिंब चल रहा है, दर्पण की ओर विवेक से बिंब चल रहा है और दर्पण की ओर से उस साइड से प्रतिबिंब दर्पण की तरफ आ रहा है, वो भी विवेक से आ रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? यदि व्यक्ति या बिंब के सापेक्ष देखोगे, इस बिंब के सापेक्ष देखा जाए, इस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष देखा जाए तो ये जो इमेज है, ये इमेज इस दर्पण की ओर विवेक से आती हुई दिखाई देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ट्यूशन बनेगा उसमें हमें ध्यान रखना है कि दर्पण के सापेक्ष पूछा जा रहा है या फिर बिंब के सापेक्ष पूछा आता है। दर्पण के सापेक्ष देखो तो विवेक से आएगा और बिंब के सापेक्ष या ऑब्जेक्ट या व्यक्ति वस्तु के सापेक्ष देखोगे तो विवेक से आएगा। इनके बारे में बात करें दर्पण के अंदर, ये आप लिख सकते हो। समतल दर्पण में आगे बात करते हैं, कई कर लीजिए या तो लिख लीजिए। अब आगे देखिए 6 बिंदु हो गए हैं। 7 नंबर बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। कैसे? 7 नंबर बिंदु समतल दर्पण में 2 समतल दर्पण यदि एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर रखे हो तो उनके मध्य स्थित वस्तु या बिंब के प्रतिबिंबों की संख्या देखिए हम ज्ञात करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो ये कंडीशन है, ये बोल रहा है कि एक समतल दर्पण है, वो इस प्रकार से ये 2 समतल दर्पण है, ये M1 है और ये M2, ये M2, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हैं और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, उन प्रतिबिंबों की संख्या। तो इन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला निकालते हैं और फिर इनके 2 केस पढ़ते हैं कौन सी स्थिति में क्या उत्तर आता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि एक 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर स्थित है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? स्टेप फर्स्ट प्रथम स्टेप में आपको क्या करना है, जो एंगल दिया है उसमें से आपको n का मान निकालना है कि 360 डिग्री में थीटा का भाग लेना चाहिए। 360 डिग्री है, उसमें थीटा जो आपको कोण दिया है, जिस कोण पर 2 समतल दर्पण झुके हुए उस कोण का मान रख दीजिए, आपके पास n का मान आ जाएगा। और फिर स्टेप नंबर 2 सेकंड स्थिति के अंदर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-1, यानी n का मान निकाल लीजिए और जो n का मान आता है उसमें से 1 घटा दीजिए, वो आपके प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। यानी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, या 360 बटा थीटा को n लिखूं तो 360 बटा थीटा माइनस होगा, ये फॉर्मूला है। यानी 2 समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पर झुके हों
तो उनके मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा, प्रतिबिंबों की संख्या होती है n-1 और n का मतलब होता है 360 बटा थीटा। थीटा मतलब होता है दोनों दर्पण किस कोण पर झुके हुए। तो ये दो स्टेप होगी। अब आपके पास मान आ गया कि प्रतिबिंब की संख्या हमें पूछेगा तो हम लिखेंगे 360 बटा थीटा माइनस 1 या n-1। लेकिन यह स्थिति एक विशेष कंडीशन को छोड़कर सभी पर लागू होती है। वो विशेष कंडीशन कौन सी? क्योंकि एक सम संख्या और विषम संख्या, इवन और ओड नंबर का एक जमेला है इसके अंदर। अगर उस जमेले में आपको डाल दिया तो आपका जमेला गड़बड़ हो सकता है। तो वो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। मैं इसका पहला केस लेकर चलता हूं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर ऐसे मान के चलो, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, यदि थीटा दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है तो इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है? केस नंबर फर्स्ट, इफ 360 बटा थीटा बराबर n इज इवन मतलब सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। यदि 360 में थीटा का भाग दिया जाए और आपके पास जो n आता है वो एक सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो? सम संख्या हो, तो आपके प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? n-1। जैसे एग्जांपल, थीटा का मान यदि आपको दिया जाए 60 डिग्री, कितना दिया जाए? 60 डिग्री। ऐसे बोल दिया जाए कि थीटा का मान 60 डिग्री है, दो समतल दर्पण M1 व M2 एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, उनके मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर 60 डिग्री, तो क्या होगा? आप मान रखोगे एग्जांपल के अंदर 360 बटा 60 किसका मान आ रहा है? n का मान आ रहा है, और आप यहां से हल करोगे n का मान 6, जो एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर, एक सम संख्या है। तो आप प्रतिबिंबों की संख्या क्या आएगी? n-1 यानी 6 - 1। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। यह स्थिति दो टाइप से लागू होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, दोनों स्थितियों के अंदर आपको n-1 करना है। जब n का मान क्या हो? एक इवन नंबर हो, सम संख्या। आपकी जो एग्जाम में प्रश्न आता है उसमें आपको याद आया कि मान पूछ रहा है, तो आपने 360 के अंदर थीटा जो दिया है उसका मान रखा और आपने देखा कि n का मान क्या है। आपने देखा साहब n का मान सम संख्या आ रही है, तो आपको याद आया कि घटा दे। जैसे 6 आया, 4 आया, 2 आया, उसमें एक घटा दीजिए, आपका उत्तर करेक्ट है। यदि सम संख्या है तब करेक्ट है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, यानी वो चाहे सममित रूप से हो या असममित रूप से हो, तो उनका मान क्या आएगा? n-1 आएगा। सममित या असममित कौन से रूप में हो, मान क्या आएगा? n-1। याद रखना, यानी यदि n का मान क्या दिया है? सम संख्या दी है। जैसे एग्जांपल से मैंने समझाया थीटा का मान 60 डिग्री है, ऐसे थीटा का मान को कोई भी दिया हो मिल सकता है। अब बात आती है 2 नंबर, केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड केस नंबर सेकंड है। उसके अंदर
एक तो है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल यानी कैसी स्थिति हो, सिमेट्रिकल, सममित। ये आप क्लिक कर लीजिए एक बार, याद लीजिए कि n का मान n is 360 बटा थीटा, प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1। और यदि दो अलग अलग कंडीशन, एक सम संख्या की एक विषम संख्या की, यदि विषम संख्या प्राप्त होती है n का मान, तो सदैव प्रतिबिंब की संख्या n माइनस 1 होगी, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, सममित हो चाहे असममित हो। केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड, if theta is angle between two plane mirror, two plane mirror। और केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, सेकंड नंबर केस के अंदर एक तो मैं बात करता हूं, इफ 360 डिग्री बटा थीटा बराबर n इज ओड नंबर, n इज ओड नंबर, यानी 360 में थीटा का भाग दिया जाए और एक सम संख्या प्राप्त हो। कैसी संख्या? सम संख्या, n का मान एक सम संख्या हो, सॉरी विषम संख्या हो, ओड नंबर विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो क्या होगा? सम संख्या में तो आपने देख लिया, सिंपल सा n माइनस 1 कर दो। सम संख्या के अंदर, विषम संख्या के अंदर हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सममित और असममित रूप में हो, सममित और असममित रूप में हो। थीटा को एक कोण दिया हुआ है और n का मान आपको विषम संख्या प्राप्त हो रही है, और अब देखना है आपको जो ट्यूशन दे रहा है वो किस रूप में दे रहा है। आपको जो शुरुआत में पढ़ा था उसमें रूप से कोई मतलब नहीं, n का मान यदि सम संख्या आती है एक घटा दीजिए, आंख बंद कर, आपका उत्तर करेक्ट होगा। लेकिन यदि n का मान विषम संख्या आती है तब आप आंख बंद करके एक नहीं घटा सकते, तब आपको आंखों के साथ दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। तो देखिए आप, एक तो सिमेट्रिकल स्थिति है और एक अनसिमेट्रिकल स्थिति है, सममित और असममित अवस्था, इसके अंदर कैसे मान निकालते हैं? तो सिमेट्रिकल के अंदर देखिए दोस्तों, यदि आपको मान लो कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा का मान कितना हो? 120 डिग्री। थीटा का मान 120 डिग्री होने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास दो मिरर है, ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, ये दो मिरर है, और दोनों को मैंने 120 डिग्री के कोण पे रखा है। थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री। अब आप जानते हो थीटा का मान 120 डिग्री होने का मतलब सीधा सा है कि n का मान 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा 120, यानी मान कितना आया? 3। 3 इज ए ऑड नंबर, यानी विषम संख्या प्राप्त हुई है। 3 क्या प्राप्त हो रही है? विषम संख्या। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो पर्सन है उसकी लैंग्वेज क्या है, पर्सन की लैंग्वेज क्या है, पर्सन सिमेट्रिकल की बात कर रहा है या अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि यदि आपको पर्सन में ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु, दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुके हुए, उनके बीचों बीच रखी हुई है, यानी बीचों बीच का मतलब ये है कि 120 डिग्री के कोण को वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने भागों में तोड़ता है? दो समान भागों में तोड़ता है। थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या है? 60 डिग्री है। सिमेट्रिकल के अंदर ऐसा लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी। यदि विषम संख्या प्राप्त हो रही है, सम संख्या के अंदर n-1 कर देते हो, लेकिन विषम संख्या में क्या होगा? n का मान 3 प्राप्त हुआ। अब आपको पर्सन की लैंग्वेज पर जाना पड़ेगा।
पर्सन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। पर्सन के अंदर जो मिरर दिए हैं उन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को बीचों बीच रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को बीचों बीच रखा हुआ है या किसी एक मिरर की तरफ झुका हुआ है। यानी सिमेट्रिकल के अंदर θ1 60 डिग्री, θ2 60 डिग्री, यानी थीटा का मान θ1 प्लस θ2 यानी 60 प्लस 60 120 डिग्री प्राप्त होगा। कहने का सीधा सा मतलब यदि ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर जो दर्पण है उनके बीचों बीच रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ये सिमेट्रिकल स्थिति होती है। यदि बीचों बीच रखा जाए तो 360 बटा थीटा, n का मान कितना आया, 3 आया। n का मान 3 आया। इस स्थिति के अंदर बीचों बीच की बात कर रहा है तो प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज n-1 होगी। कितनी होगी, n-1। तो आप सोचोगे तो इसमें डिफरेंट क्या है, सम संख्या में भी n-1 की थी। सम संख्या चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, n-1 4 आया, -1 कर दिया, 3 आ गया। अब बात करते हैं विषम संख्या की, तब भी आप n-1 कर रहे हैं। तो ये तो मैं आपको पहले बता दूं 70% पार्ट n-1 से होता है, लेकिन एक वो विशेष कंडीशन कौन सी, विषम संख्या के अंदर, इस संख्या के अंदर, विषम संख्या के अंदर अनसिमेट्रिकल वाली कंडीशन। आप सोचोगे अनसिमेट्रिकल क्या, तो सिमेट्रिकल का मतलब सममित से है, यानी ऑब्जेक्ट को दोनों दर्पणों के बीचों बीच रखा गया है, ऐसी इमेज मिले और n का मान आपको एक विषम संख्या प्राप्त हो तो आप बेझिझक n-1 कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या 3-1 बराबर 2, 3-1 बराबर 2। हो सकता है किसी ने ऐसा लिखा हो कि विषम संख्या सदैव जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। हाँ, विषम संख्या होती है, लेकिन वो सदैव नहीं होती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 100% विषम संख्या वाला ही होगा, लेकिन कहीं गड़बड़ होगी तो, क्योंकि 3 पार्ट है वो विषम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पार्ट सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये पार्ट है कि यदि ऑब्जेक्ट को दोनों दर्पणों के बीचों बीच रखा जाए और n का मान विषम संख्या प्राप्त हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, n-1 होगी। और अब बात करता हूँ अनसिमेट्रिकल। इसके अंदर क्या होता है, थीटा का मान थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, इसमें भी थीटा का मान 120। और जो प्रश्न है उसके अंदर अनसिमेट्रिकल की बात कर ली, किसी एक मिरर की तरफ झुका हुआ मान लिया ऑब्जेक्ट को, जैसे ये m1 है और ये क्या है m2, ये मिरर है, 2 मिरर m1 और m2। थीटा का मान 120 डिग्री। अब आपको ऐसे देखिए, जो ऑब्जेक्ट है जो वस्तु है वो m1 के साथ θ1 इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू 30 डिग्री, बीचों बीच नहीं है उनकी बात। एक m1 मिरर के साथ तो 90 डिग्री का कोण बना रही है और m2 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी इस स्थिति को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, असममित अवस्था। यानी जो एंगल 120 डिग्री का उनको समद्विभाजित नहीं कर रही है। तो इस स्थिति के अंदर आप n का मान निकालोगे तो मिलेगा 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा थीटा का मान 120, मान आया 3। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है, ओड नंबर आ रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, n-1 होगी या n। ऐसी स्थिति के अंदर प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी, यानी जो आपको n मिला था वो ही होगा। यानी अगर असममित अवस्था हो, ऐसी अवस्था हो, किसी एक मिरर की तरफ झुका हुआ हो, एक मिरर से दूर हो, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीचों बीच नहीं हो, तो आपको n का मान क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। अर्थात हमारी 3 कंडीशन होगी। यदि आपको सम संख्या मिले, n का मान सम हो, तो आपका उत्तर क्या आएगा, n-1, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो। n का मान यदि सम है तो आपको क्या होगा, n का मान सम हो तो n-1 ये प्रतिबिंब।
और यदि n का मान विषम हो, यदि n का मान विषम हो, तो n का मान विषम होगा तो अनसिमेट्रिकल यानी असममित के अंदर n का मान n आएगा, प्रतिबिंब की संख्या n आएगी, विषम संख्या आएगी। लेकिन सममित सिमेट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा n-1। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा से दो के अंदर, सम के अंदर तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में भी n-1 होगा, और विषम संख्या के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा n यानी विषम संख्या आएगी, और इसके अंदर क्या आएगी n-1 आएगी। तो n-1 तीन जगह होगी, सम संख्या दोनों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के अंदर n-1 और विषम संख्या के अंदर सिमेट्रिकल के अंदर n-1। इसमें तो आप सम संख्या में n-1 करोगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे n का मान 2 आया तो 2-1, 4 आया तो 4-1, एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। और इसके अंदर n-1 करोगे तो सदैव क्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या प्राप्त होगी, और ये होगी विषम संख्या आपकी, जिसमें से कोई -1 नहीं करना है। इनके अलावा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए, जैसे आप नाई की दुकान में दो और आगे का शीशा पीछे का शीशा दोनों दीवार के सटाकर ऐसे रखे हुए हो, और बीच में ऑब्जेक्ट आपको रख दिया जाए, आपकी कटिंग की जाए और पूछा जाए कि कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, आप गिन नहीं सकते। यानी थीटा का मान क्या हो, यदि थीटा का मान 0 डिग्री इतना हो 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री होने का मतलब एक मिरर ये है हमारे पास और दूसरा मिरर ये, और दोनों मिररों के बीच में ये कोई व्यक्ति है, ये खड़ा है, और दोनों मिरर दोनों एक दूसरे के समांतर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। और मान लीजिए कि इस जो व्यक्ति है इसका इन दर्पणों के मध्य कितना प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, आप डायरेक्ट दोगे 360 बटा थीटा, तो 360 बटा थीटा, n का मान निकालिए, 360 बटा थीटा का मान 0 क्या जाएगा इनफिनिटी। तो ऐसे बोल सकते हैं यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके मध्य रेखा ऑब्जेक्ट या वस्तु, बिंब, व्यक्ति, इन सभी के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। तो दोस्तों ये था हमारा समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो सिंपल वे में आप ऐसे याद रख सकते हो कि यदि सम संख्या आती है n का मान तो सदैव n-1 होगा, और यदि विषम संख्या आती है तब आपको लैंग्वेज बताना पड़ेगा प्रश्न की कि वो बीचों बीच की बात कर रहा है या किसी एक दर्पण की तरफ झुके हुए की बात कर रहा है। यदि बीचों बीच की बात कर रहा है तो n-1 होगा, और यदि एक दर्पण की तरफ झुका हुआ है या एक दर्पण से दूर है तो उस स्थिति के अंदर जो आपका n का मान आता है वही आपका क्या होगा, उत्तर। तो ये हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता देखिए एक होती है, समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की जो ऊंचाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। समतल दर्पण के अंदर यदि वस्तु दर्पण की तरफ विवेक से जाए तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब विवेक से आता है और वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब टू विवेक से आता है। ये चीजें हमने पढ़ी, आवर्धन क्षमता भी पढ़ी, प्रतिबिंबों की संख्या भी हमने पढ़ी समतल दर्पण से। तो कल हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। कल गोलीय दर्पण के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उनके उपयोग पढ़ेंगे, किस प्रकार के होते हैं, उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, कहाँ पे वस्तु को रखा जाए, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।